कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंटरेस्ट, जिसका नाम है इंटरेस्ट। अब एक चीज समझना, इंटरेस्ट को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक सेक्शन हुआ करती है, दैट इज सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 5 इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करेंगे कि देखो इंटरेस्ट कब डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता है। जैसे मान लो फॉरेनर ने कुछ लोन दिया तो वो लोन पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया कब माना जाएगा, ध्यान देना। हाँ देखो, अगर कोई रेजिडेंट होता है ना तो उसके लिए तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया का कॉन्सेप्ट किन के लिए आ रहा है? नॉन रेजिडेंट के लिए, क्योंकि अगर आप रेजिडेंट हो तो बाबू आप पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगेगा ना। अगर आप रेजिडेंट हो तो ऐसे भी पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगेगा। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए आ रहा है? ये नॉन रेजिडेंट के लिए आ रहा है कि डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है या नहीं, क्योंकि रेजिडेंट बन गए तो देखना ही नहीं ना पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगाना। अब एक बात समझना, इंटरेस्ट के केस में एक कॉन्सेप्ट आता है, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर मान लो कोई भी नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी के नाम से, तो क्या होगा ना, आपको याद होगा। एक नॉन रेजिडेंट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, नॉन रेजिडेंट का नाम है फॉर एन एग्जाम्पल मिस्टर लोबो। एक नॉन रेजिडेंट है जिसका नाम है मिस्टर लोबो। अब एक चीज समझना, इसने क्या किया पता है? इसने अगर लोन दिया हमारी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट में दोनों आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट लिखा है। गवर्नमेंट को लोन दिया और गवर्नमेंट से अगर इसको इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा। तो देखो, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट का नाम है लोबो, लोबो ने क्या किया, अगर जो अमाउंट दिया, पैसा दिया, वो गवर्नमेंट को दिया और गवर्नमेंट से अगर इसको ब्याज मिला, गवर्नमेंट से अगर इसको इंटरेस्ट मिला, तो गवर्नमेंट को अगर उसने कोई फंडिंग किया, लोन दिया और गवर्नमेंट से इसको अगर कोई इंटरेस्ट मिला, तो वो इंटरेस्ट गाइस डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। मींस वो जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट इसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है पता है? क्या अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट ने फंड जो दिया है वो किसी रेजिडेंट पर्सन को दिया है, किसी रेजिडेंट पर्सन को दिया है, मींस एक नॉन रेजिडेंट है, उसने जो लोन दिया है वो किसी रेजिडेंट पर्सन को दिया है। एंड गाइस, अगर ये रेजिडेंट पर्सन अगर इसको इंटरेस्ट देता है, ये जो रेजिडेंट पर्सन है, ये रेजिडेंट पर्सन अगर उसको इंटरेस्ट देता है, तो वो इंटरेस्ट जो है ना, वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। मींस ये जो रेजिडेंट पर्सन है, ये रेजिडेंट पर्सन अगर इंटरेस्ट देता है तो ये इंटरेस्ट इसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हमारी कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी ने लोबो से लोन लिया। लोबो यूएसए में बैठा है, मान लो जो लोबो है वो यूएसए में बैठा है, वहीं से उसको बोला कि हमको पैसा चाहिए, हमने लोन लिया, हम रेजिडेंट है, तो हम अगर लोबो को इंटरेस्ट देंगे तो वो लोबो के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है, वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन गाइस, इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर ये लोन का पैसा लेके हमने, दिस लोन का मनी, जो ये वाला पैसा है, दैट मनी, if we have used in any business or profession located outside India या for earning any income from outside India, तो गाइस फिर ये वाला इंटरेस्ट है, ये इस लोबो के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। अगर एक नॉन रेजिडेंट है
और वो नॉन रेजिडेंट क्या करता है, लोन देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। आंसर इज यस, और इंडिया में टैक्सेबल होगा। दूसरा, अगर ये नॉन रेजिडेंट है, इसने क्या किया, जो लोन दिया वो किसी रेजिडेंट को दिया, लोन जो दिया वो रेजिडेंट को दिया और रेजिडेंट से इंटरेस्ट मिलता है, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है। लेकिन गाइस, अगर इस रेजिडेंट ने ये जो पैसा है ना, ये यूज किया इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या फॉर द अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, तो ये वाला इंटरेस्ट है वो नॉन रेजिडेंट के पास में, हाथ में, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो एक बात बताऊं, जैसे हमने लोन लिया और हमने लोन लेने के बाद उस पैसे को नेपाल के किसी बिजनेस में यूज कर दिया और फिर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये बंदा इंडिया तो आया ही नहीं, उसने तो वहीं से लोन दे दिया, इंटरेस्ट भी उसको फॉरेन में ही मिल रहा है, तो वो बोलेगा मेरे लिए तो टैक्सेबल नहीं है। तो गाइस, यहां डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया कब माना जाएगा, जब रेजिडेंट को लोन दिया, रेजिडेंट इंटरेस्ट दे रहा है तो। बट रेजिडेंट ने अगर वो पैसा इंडिया के बाहर किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया, तो गाइस वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अब एक चीज समझना, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर ये नॉन रेजिडेंट है और ये नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया, वो किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को दिया, दूसरे नॉन रेजिडेंट को दिया, जो लोन दिया या फंडिंग किया वो किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को किया, एंड गाइस ये नॉन रेजिडेंट इसको इंटरेस्ट दे रहा है। ये जो नॉन रेजिडेंट है, ये नॉन रेजिडेंट अगर इसको इंटरेस्ट दे रहा है, मींस एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया और ये इंटरेस्ट दे रहा है, ये इंटरेस्ट दे रहा है, तो गाइस ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया तभी माना जाएगा जब इस नॉन रेजिडेंट ने वो जो पैसा है, मनी दैट इज यूज्ड इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय दैट नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब उसने अगर उसको इंडिया में कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया, तभी ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। वापस से बोल रहा हूं, ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि अगर एक नॉन रेजिडेंट है, उसने लोन दिया नॉन रेजिडेंट को, जैसे यूएसए का लोबो है, उसने क्या किया पता है, एक बंदा है जिसका नाम है किम, और किम जो है वो कोरिया का बंदा है, कोरिया वाले को लोन दिया। अब एक बात बताओ, अगर यहां पे यूएसए के बंदे ने कोरिया के बंदे को लोन दिया, लेकिन कोरिया के बंदे ने वो पैसा अगर इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया है, इंडिया में वो बिजनेस कर रहा है, इंडिया के बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया है, तो बेटा लोबो को जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, कोरिया का बंदा यूएसए के बंदे को इंटरेस्ट दे रहा है, बट तो भी वो यूएसए के बंदे के हाथ में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना कि यहां पे ये तीन चीजें हैं। नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया गवर्नमेंट को, उससे इंटरेस्ट मिला, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया रेजिडेंट को, रेजिडेंट ने इंटरेस्ट दिया, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इसका जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो पैसा इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रहा है या इंडिया के बाहर कोई इनकम कमाने के लिए यूज हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तीसरा, अगर इस नॉन रेजिडेंट ने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया और इसने अगर वो पैसा इंडिया के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन करने में यूज किया है, तो बेटा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अपन एक काम करते हैं, पहले 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ बुक पे लेके जा रहा हूं, मैं वापस इधर लेके आ रहा हूं करके, ठीक है। वापस मुझे आपके साथ में कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने रहेंगे, तब जाके आपको इसमें ज्यादा क्लैरिटी बैठेगी, क्योंकि यहां पे तो देखो 4 लाइन में दे रखा है, मैं ऐसे ही रीड करके खत्म कर दूंगा, बट नहीं, मुझे आपके साथ में कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने रहेंगे जिससे कि आप क्वेश्चन को ढंग से देख पाओ। देखिए, इफ इंटरेस्ट इज पेबल बाय, अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है या फिर कोई रेजिडेंट पर्सन इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्या, वेयर मनी बोरोड एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम आउटसाइड इंडिया और फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया और
NR when money borrowed used for the purpose of business or profession carried in India, then such interest is treated as deemed to be accrued or arise in India. अब एक चीज समझना गाइस, यहां पे आप एक काम करो, एक बार आप वापस इधर चलो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएंगे कि बेटा ये डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा या नहीं। एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर लोबो, और लोबो है वो नॉन रेजिडेंट है, वो यूएसए का बंदा है। चीजों को समझना, हाँ चीजों को समझना। लोबो ने क्या किया, मान लो लोन दिया, लोबो ने लोन दिया बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि एक रेजिडेंट पर्सन है, रेजिडेंट पर्सन है, रेजिडेंट पर्सन है। एंड गाइस, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने पैसा कहां यूज किया वो समझना। हमने ये पैसा यूज किया बिजनेस इन मुंबई, मुंबई के बिजनेस में यूज किया। आप मुझे बताइए वो इंटरेस्ट लोबो के लिए क्या टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? आंसर इज यस, बिकॉज दैट इज यूज्ड इन इंडिया। तो भैया वो पैसा अगर इंडिया में यूज हुआ तो क्या वो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा या नहीं? अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा या नहीं? आंसर इज यस, ये अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर हमने ये पैसा रिलायंस के शेयर खरीदने में यूज कर दिया, रिलायंस के शेयर्स एक्वायर किए, तो भी ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा या नहीं? आंसर इज यस, तो भी माना जाएगा। अब एक बात समझना, हमने इस पैसे को यूज किया दैट इज फॉर बिजनेस इन थाईलैंड, थाईलैंड में बिजनेस किया, तो क्या डीम टू बी अक्रूड अराइज इंडिया माना जाएगा या नहीं? बिजनेस इन थाईलैंड, हमने पैसा, लोबो एक एनआर था, उससे पैसा लिया उधार, और वो पैसा थाईलैंड के बिजनेस में हमने यूज कर दिया। थाईलैंड में मान लो हमने क्या चालू किया, आप क्या बताएं? तो मान लो थाईलैंड के बिजनेस में अगर यूज किया तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा या नहीं? आंसर इज नो, तो नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर मान लो हमने इस पैसे को थाईलैंड में बिजनेस नहीं किया, बट थाईलैंड में हाउस प्रॉपर्टी परचेज इन थाईलैंड, हाउस प्रॉपर्टी परचेज इन थाईलैंड फॉर रेंटल इनकम, मीन्स रेंटल इनकम के लिए थाईलैंड में घर खरीद लिया और घर खरीदा, उससे रेंट आएगा, उसके लिए हमने उस पैसे को थाईलैंड में यूज किया। एक बात बताओ, तो ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा या नहीं? ये बोलता है बीबी इस्पात लिमिटेड। भाई क्या बोले तुमको, बेशरम, कितने बेशरम हो रहे तुम लोग। अगर हमने थाईलैंड में एक घर खरीदा और जिससे कि रेंटल इनकम आ जाए, तो क्या डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा या नहीं? क्योंकि लॉ में क्या बोला है पता है क्या? एक्सेप्शन में क्या है? मनी इज यूज्ड फॉर एनी बिजनेस और प्रोफेशन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और फॉर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया। और सो अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो भाई साहब यहां पे भी ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, दैट इज द नो। लेकिन गाइस अब एक चीज समझना, अब मैं जो एक एग्जांपल ले रहा हूं, दिस इज द इंटरेस्टिंग, हां समझना, हां अब आप समझना। हां, जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है लोबो, लोबो नॉन रेजिडेंट है, लोबो जो है वो नॉन रेजिडेंट है, लोबो जो है वो नॉन रेजिडेंट है, लोबो जो है वो नॉन रेजिडेंट है। अब लोबो ने क्या किया, किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया। तो लोबो ने जो लोन दिया, वो मान लो लोबो ने लोन दिया किसी बंदे को जिसका नाम है मिस्टर हैरी, मिस्टर हैरी, मिस्टर हैरी को लोन दिया। और मिस्टर हैरी जो है वो मान लो कनाडा का है, कनाडा का है, ये भी नॉन रेजिडेंट है। तो एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया है, ठीक है। अब हैरी ने क्या किया, इस पैसे को यूज किया फॉर द बिजनेस इन थाईलैंड। हैरी ने थाईलैंड में बिजनेस चालू किया। क्या ये इंटरेस्ट जो मिलेगा लोगों को, क्या ये डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा या नहीं? क्या हम क्या 30 मार खाने हैं?
कि जो कनाडा का बंदा यूएस के बंदे को लोन ले रहा है, कनाडा का बंदा यूएस के बंदे से लोन ले रहा है, थाईलैंड में बिजनेस कर रहा है, तो क्या इंडिया में टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट? क्या इंडिया में टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, दैट इज नॉट डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। अब एक चीज समझना, लेकिन इस बंदे ने क्या किया पता है? इस बंदे ने बिजनेस किया, बिजनेस इन दिल्ली, दिल्ली में बिजनेस किया। हैरी दिल्ली, कनाडा का बंदा है, एनआरआई, उसने दिल्ली में बिजनेस किया और उसमें उस पैसा यूज किया, बिजनेस इन दिल्ली। मुझे बताइए, क्या अब ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा या नहीं? इंटरेस्ट जो लोगों को मिल रहा है, यस और नो? यस और नो? राइट आंसर इज यस, बिकॉज दैट इज यूज्ड फॉर एनी बिजनेस इन इंडिया ना। लेकिन गाइस, अब मैं लास्ट पॉइंट पूछ रहा हूं जिसका आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग राइट आए। हैरी जो था कनाडा का बंदा, इसने क्या किया? इंडिया में बिजनेस नहीं किया, बट उसने उस पैसे से, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी खरीदा इन इंडिया, हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया फॉर अर्निंग रेंटल इनकम। मुझे बताइए, अब जो इंटरेस्ट है, उसने मान लो कानपुर में घर खरीद लिया और कानपुर का जो घर है उससे रेंटल इनकम कमा रहा है। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, या फिर उसने मान लो खरीद लिए शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, किसी इंडियन कंपनी का शेयर खरीद लिया करके, ठीक है? तो क्वेश्चन ये आता है कि कब अब ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया इसके हाथ में माना जाएगा या नहीं? राइट आंसर इज, राइट आंसर इज, राइट आंसर इज नो। राइट आंसर इज नो। लॉ क्या बोलता है पता है? कि एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया है, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया तभी माना जाएगा इफ दैट नॉन रेजिडेंट, दिस वन, यूज्ड फॉर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया। वहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ कि फॉर अर्निंग ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। कहां लिखा हुआ है? वहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अर्निंग ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। आप समझो वापस से, मैंने जब पढ़ाते टाइम भी ये बोला था कि एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया, तो वो मनी यूज्ड फॉर एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय दैट नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, तो ही बेटा ये इंटरेस्ट डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो देखो वापस से, अब आप चाहिए अपनी बुक को एक बार खंगाल के देखिए और बुक को देखिए, और बुक को देखने के बाद बाबू यहां पे जो ये एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को अब आप रीड करिए। अब आप रीड करिए इस बुक के एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को रीड करिए। ये एग्जाम्पल लोबो वाला रीड करिए अब आप। चलिए डन। अब एक चीज समझना गाइस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज, क्या आपने देखा होगा बहुत बार एक फॉरेन का बैंक है जिसका नाम है एचएसबीसी, और वो जो फॉरेन का बैंक है एचएसबीसी, उस एचएसबीसी का इंडिया में ब्रांच है। तो देखो ब्रांच और हेड ऑफिस क्या अलग अलग माना जाएगा या एक ही माना जाएगा? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखिए बेटा, एचएसबीसी हांगकांग का ब्रांच है। एचएसबीसी जो है वो एचएसबीसी हांगकांग का एक बैंक है, समझना, ये एचएसबीसी हांगकांग है। अब ये एचएसबीसी हांगकांग का फॉरेन का ब्रांच बैंक है, हांगकांग का है। अब इनका एक ब्रांच मुंबई में है, ब्रांच मुंबई में है। अब एक बात बताओ, ब्रांच जो मुंबई वाला है वो अपना पीएनएल बनाएगा, और मुंबई की ब्रांच की जो इनकम होगी उस पे तो इंडिया में टैक्स लगेगा ही, उस पे तो इंडिया में टैक्स लगेगा। लेकिन गाइस
अगर ये ब्रांच ने अपने हेड ऑफिस को ब्याज दिया, हेड ऑफिस को जो इंटरेस्ट देंगे, देखो पहली चीज ये ब्रांच अपना बैंकिंग बिजनेस करेगा तो उस पे तो इंडिया में टैक्स लगेगा ही ना यार, वो तो लगेगा ही, वो तो इंडिया में रह के आप कर रहे हो तो इस पे तो टैक्स लगेगा। लेकिन ब्रांच ने अपने हेड ऑफिस को इंटरेस्ट दिया, हेड ऑफिस बोलता है हम और ब्रांच तो एक ही है ना, अलग अलग थोड़ी है भाई। HSBC हांगकांग बोलता है कि मैं और ब्रांच तो हम एक ही है ना, सेम सेम है, हम अलग अलग थोड़ी है, हम तो दो जिसमें एक जान है। तो हमको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो थोड़ी कोई अलग पर्सन से मिल रहा है, तो ये हमारे लिए थोड़ी कोई डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। गवर्नमेंट बोलती है नहीं, ये तुम्हारे लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और तुमको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए मतलब HSBC हांगकांग को भी इंडिया में, एक तो ब्रांच की इनकम पे तो टैक्स भरना ही पड़ेगा, बट गाइस अगर ब्रांच ने अपने HO को इंटरेस्ट दिया, ब्रांच ने अपने HO को इंटरेस्ट दिया तो वो HO ने ये माना जाएगा, ये दोनों लोग अलग अलग माने जाएंगे, ये दोनों लोग अलग अलग माने जाएंगे, ये जो दोनों लोग हैं वो अलग अलग माने जाएंगे। और भैया ब्रांच अलग माना जाएगा, हेड ऑफिस अलग माना जाएगा, और हेड ऑफिस को जो ब्रांच से इंटरेस्ट मिलता है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और उस पर इंडिया में टैक्स लग जाएगा करके, ठीक है। तो देखिए इसी को लेके नीचे मैंने एक आपको क्लेरिफिकेशन के लिए एक ऐसा एरो बना के दिया है, देखिए क्या दे रखा है। इंटरेस्ट पेबल बाय P, that is branch of non-resident engaged in banking business to the HO or any other PE of such NR outside India shall be deemed to be accrued or arise in India. Example is HSBC branch in India, interest paid to the HSBC Hong Kong. Guys, interest received by HSBC Hong Kong from HSBC branch in India shall be deemed to be accrued or arise in India. Done. चलिए अब एक काम करता हूं, मैं आपको लास्ट एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं आज आपको छोड़ दूंगा। ये लेक्चर ओपन रहेगा तो जिसको अगर ऑफिस वगैरह की दिक्कत है तो आप चले जाइए करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर ऑफिस है तो आप ऑफिस चले जाइए, बट मैं रॉयल्टी FTS वाला पॉइंट है वो भी पढ़ाने के बाद मैं आपको छोड़ूंगा, कुछ क्वेश्चन होमवर्क देने के बाद। चलिए इधर देखिए सब लोग, नेक्स्ट सेक्शन एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन 9 subsection 1 clause number 6 and clause number 7, and this is related to the royalty FTS. royalty FTS होता क्या है आज अपन पढ़ेंगे कि रॉयल्टी बोलते किसको है, बेसिकली रॉयल्टी FTS होता क्या है, तो रॉयल्टी FTS के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। अब गाइस एक चीज समझना, मैंने आज आपको यह बताया कि डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया क्या होता है, मैं आपको बाद में यह बताऊंगा कल कि टैक्सेबल कौन सी इनकम किसके लिए कौन सी रेट से टैक्सेबल होगी, ये इंटरेस्ट नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल कैसे होगा वो मैं आपको आज शाम को या कल के लेक्चर में बताऊंगा। रॉयल्टी FTS पहले तो यह बता रहे हैं कि डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया कब मानी जाएगी और फिर इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी वो अपन लेटर पार्ट में सीखेंगे। चलिए अपन बात करते हैं रॉयल्टी FTS की। देखो अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है ना तो उसके लिए तो पूरे वर्ल्ड की इनकम ऐसे भी टैक्सेबल है, ये जहां जो बात होगी वो सिर्फ नॉन रेजिडेंट की होगी, समझना। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं नॉन रेजिडेंट, नेम इज नॉन रेजिडेंट के लिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, नेम इज मिस्टर हैरी जो कि यूएसए से है, ये एक नॉन रेजिडेंट है, यूएसए का है हैरी। अब इसने क्या किया गाइस, अगर इसने कोई सर्विस इंडियन गवर्नमेंट को दी, अगर इसने कोई सर्विस गवर्नमेंट को दी, गवर्नमेंट में दोनों ही आ जाएगी, और गवर्नमेंट से इसको कुछ भी रॉयल्टी FTS का पैसा मिलता है, क्या मिलता है, गवर्नमेंट से इसको रॉयल्टी FTS का पैसा मिलता है। अब ये रॉयल्टी FTS में आता क्या है अपन सीखेंगे। सर्विस का मतलब उसने इनको पेटेंट दिया, कॉपीराइट दिया या कोई भी टेक्निकल सर्विस दी, और बेटा गवर्नमेंट से अगर इसको कोई पैसा मिलता है तो वो पैसा डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। वो जो है वो आपका डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है, वो माना जाएगा। समझने की कोशिश करना कि अगर मान लो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट से अगर कोई पैसा मिलता है और गवर्नमेंट से अगर रॉयल्टी FTS का पैसा मिला, रॉयल्टी FTS का पैसा मिला तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो देखो गवर्नमेंट को सर्विस दी और गवर्नमेंट से रॉयल्टी FTS का पैसा मिला, इस नॉन रेजिडेंट को वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है,
कि अगर मान लो ये जो नॉन रेजिडेंट है, इसने जो सर्विस दिया वो किसी रेजिडेंट पर्सन को दिया, रेजिडेंट पर्सन को दिया सर्विस, और उस सर्विस के लिए अगर रेजिडेंट ने इस नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी एफटीएस का पेमेंट किया, तो इसके लिए वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई सर्विस दी जिसके लिए जो मिल रहा है वो रॉयल्टी एफटीएस है। रॉयल्टी एफटीएस क्या होता है पढ़ेंगे आज, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। तो अगर उसने कोई सर्विस दी और उसके लिए रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिला, तो वो नॉन रेजिडेंट के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा, इंडिया में टैक्सेबल होगा अगर रेजिडेंट से मिल रहा है तो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन यह है कि अगर ये वाला जो रेजिडेंट है, उस रेजिडेंट ने इफ दैट सर्विस एक्सेप्शन, इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यह है कि अगर ये रेजिडेंट ने वो रॉयल्टी वो जो सर्विस है, वो सर्विस यूज्ड फॉर एनी बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया, और फॉर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर के किसी सोर्स का इनकम कमाने में यूज किया, तो बेटा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया इसके केस में नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो, फॉर एन एग्जाम्पल, एक रेजिडेंट पर्सन है जिसका नाम ले लेते हैं, दैट इज द अदानी लिमिटेड। अदानी लिमिटेड एक रेजिडेंट कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। अब अदानी ने क्या किया, किसी नॉन रेजिडेंट से कोई नो हाउ लिया। नो हाउ मींस कैसे होता है, मतलब कोई कैसे बनता है, दैट इज नो हाउ ना, नो हाउ लिया और नो हाउ के लिए रॉयल्टी दे रहा है, तो ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। बट अगर वो नो हाउ इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया, या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया, तो फिर इसके लिए वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। जैसे अदानी ने मान लो कोई पेटेंट दिया, अदानी को हैरी ने कुछ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, डिजाइन, फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला वगैरह दिया, और वो फॉर्मूले के लिए जो पैसा मिला उसको बोलते हैं रॉयल्टी। एंड गाइज, अगर वो फॉर्मूला इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस में यूज कर रहा है, अदानी का बिजनेस बांग्लादेश में भी है, अगर मान लो उस नो हाउ को बांग्लादेश के बिजनेस में यूज किया या इंडिया के बाहर कोई सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया, तो बेटा ये रॉयल्टी एफटीएस नॉन रेजिडेंट के हाथ में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। That will not be treated as it is not be treated as deemed to be accrued or arise in India, ये नहीं माना जाएगा। You got my point or not? Yes। अब एक और चीज समझना गाइस, अगर ये नॉन रेजिडेंट ने फॉर एन एग्जाम्पल ये जो सर्विस दी, ये किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को दी, एंड इस नॉन रेजिडेंट ने इसको रॉयल्टी एफटीएस का पेमेंट किया, ये जो नॉन रेजिडेंट है इसने इसको रॉयल्टी एफटीएस का पेमेंट किया, तो गाइस ये इस नॉन रेजिडेंट ने जो रॉयल्टी एफटीएस का पेमेंट किया, वो इसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया कब माना जाएगा पता है? यहां थोड़ा अलग है इंटरेस्ट से यहां थोड़ा अलग है क्या? ओनली इफ दैट नॉन रेजिडेंट यूज्ड दैट सर्विस फॉर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया। देखो इतना तो वहां पे भी था, इंटरेस्ट वाले में भी कोई फर्क नहीं है, इंटरेस्ट वाले में यहां तक, लेकिन इसके सामने और क्या लिखा है? और फॉर अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। तो इंडिया में किसी सोर्स से इनकम कमाने के लिए अगर वो सर्विस ट्रांसफर की, तो वो बेटा रॉयल्टी एफटीएस इसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये नॉन रेजिडेंट हैरी यूएसए का है, एक नॉन रेजिडेंट है वो मान लो कोरिया का है जिसका नाम है किम करके, ठीक है, किम कोरिया का है। अब क्या हुआ, इसने कोई सर्विस है, कोई नो हाउ है, वो किम को दिया और किम ने इसका रॉयल्टी एफटीएस पे किया, और किम ने अगर वो नो हाउ या तो इंडिया में उसके किसी बिजनेस प्रोफेशन में यूज किया है,
या फिर उसने इंडिया का किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए इंडिया में यूज किया है। इसका मतलब जैसे मान लो किम ने या तो इंडिया में कोई बिजनेस था उसमें वो नो हाउ यूज किया, या फिर किम ने क्या किया, किसी पर्सन को भाड़े पे दे दिया, वो नो हाउ किसी को भाड़े पे दे दिया, उसका रेंटल इनकम आ रहा है, तो भी बेटा इसके हाथ में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। देखो इंटरेस्ट वाले केस में वहां क्या था पता है, इट वॉज ओनली इफ इट इज लाइक यूज्ड इन द बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया कैरिड ऑन बाय दैट एसएससी इन इंडिया। उसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि फॉर अर्निंग एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, बट यहां रॉयल्टी एफटीएस में लिखा हुआ है। रॉयल्टी एफटीएस में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को सर्विस दिया और ये नॉन रेजिडेंट रॉयल्टी एफटीएस का पेमेंट कर रहा है, एंड इफ दैट रॉयल्टी एफटीएस का पेमेंट जो आ रहा है, इफ दैट सर्विस इज यूज्ड फॉर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया और फॉर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स करके, ठीक है, इंडिया में कोई और सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज हो रहा है, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, समझा कि नहीं समझा? समझा। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, एफटीएस का मतलब क्या होता है, खुशी, अभी अपन पढ़ेंगे करके, ठीक है। तो चलिए आ जाइए सब लोग आपकी बुक में, और अब हम आपको सिखाएंगे रॉयल्टी बोलते किसको है। इतने दिन से रॉयल्टी 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 बोल रहे हैं, रॉयल्टी बोलते किसको? तो सबसे पहले देखो रॉयल्टी। रॉयल्टी कब डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा? पहला, इफ रॉयल्टी पेबल बाय गवर्नमेंट पे कर रही है या कोई रेजिडेंट पर्सन पे कर रहा है, बट एक्सेप्शन इज कि वेयर इट इज पेबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनी राइट और यूज ऑफ एनी प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन और फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया और फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। तीसरा, एक नॉन रेजिडेंट से रॉयल्टी मिल रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी राइट और यूज ऑफ प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन और यूटिलाइजेशन of service for the purpose of business or profession carried in India or earning from any income from any source in India, then such royalty is treated as deemed to be accrued or arise in India. And guys, FTS जो है उसके लिए भी सेम एज इट इज वर्ड लिखे हुए। अगर मैं अगले पेज पे बताऊं, अगले पेज पे मैंने FTS दे रखा है। एफटीएस के केस में भी वही कि अगर आपने गवर्नमेंट से एफटीएस का पैसा मिलता है या किसी रेजिडेंट पर्सन से मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन इज इंडिया के बाहर वो टेक्निकल सर्विस वगैरह यूज की है या इंडिया के बाहर बिजनेस में या कोई और सोर्स का इनकम कमाने के, और अगर किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से मिलता है तो ओनली इफ इट इज यूज्ड इन इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन करने के लिए या इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए, देन इट इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। अब एक चीज समझना, सर एक बात बताओ, आप बार बार रॉयल्टी 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 बोल रहे हो, रॉयल्टी का मतलब होता क्या है पहले ये बताओ। तो चलो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं रॉयल्टी का मतलब होता क्या है। किसको बोलेंगे रॉयल्टी? भाई कौन सा ऐसा अमाउंट है जिसको हम बोलेंगे रॉयल्टी? गाइस पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई चीज ऑलरेडी कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो रही है तो वो रॉयल्टी में नहीं आएगी। देखो कैपिटल गेन में कब टैक्सेबल होती है पता है? कि जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी के पास में कोई पेटेंट था और वो पेटेंट उसने ट्रांसफर कर दिया, किसी को बेच दिया पेटेंट 500 करोड़ में, और जो पैसा मिलेगा वो तो कैपिटल गेन में जाएगा ना। और कैपिटल गेन को अगर आप याद करोगे तो कैपिटल गेन में मैंने इंटेंजिबल असेट्स की डेफिनेशन बताई थी, और इंटेंजिबल असेट्स में पहले बोला था गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और वहां पे पेटेंट कॉपीराइट वगैरह भी था, और एनी अदर इंटेंजिबल राइट एंड ऑल। तो गाइस अगर देखो कैपिटल गेन कब लगता है? जब आप अपने पूरे राइट किसी को बेच देते हो तो कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन गाइस अगर आप अपने राइट जो है वो लिमिटेड यूज के लिए देते हो, आप बेचते नहीं हो, आप लिमिटेड यूज के लिए, जैसे पेटेंट किसी को यूज करने दिया, तो यूज करने दिया और जो पैसा मिलेगा वो रॉयल्टी है। तो देखो रॉयल्टी और कैपिटल गेन में फर्क है। कैपिटल गेन बेसिकली कब लगता है पता है तुमको सृष्टि? जब आप कोई चीज पूरी किसी को बेच देते हो, आपके पास इंटेंजिबल था, वो इंटेंजिबल आपने किसी को पूरा बेच दिया और जो पैसा मिलेगा दैट इज द कैपिटल गेन। लेकिन यहां पे रॉयल्टी में कब आएगा? जब आप किसी को यूज करने देते हैं, आपने कोई राइट किसी को दिया है फॉर द यूज करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर केस में जो पैसा मिलेगा दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। अब एक चीज समझना, तो अपन एक काम करते हैं, इसका पॉइंट नंबर 2 जो है वो पहले पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है देखिए, if transfer of property is already taxable under the head capital gain, then it is not covered under the royalty. अगर आपने कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किया वो ऑलरेडी कैपिटल गेन में जाता है तो वो रॉयल्टी में नहीं आएगा। अब रॉयल्टी में क्या क्या आएगा? तो देखिए रॉयल्टी मींस आपको रॉयल्टी मिल रहा है, मींस कंसिडरेशन मिल रहा है।
इंक्लूडिंग लमसम कंसिडरेशन भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने मेरा जो है कॉपीराइट बुक का किसी को दे दिया 5 साल के लिए, तो किसी को 5 साल के लिए कॉपीराइट दिया है और मैंने बोला कि मेरी बुक का कॉपीराइट आपके पास है 5 साल के लिए, आप मुझे 2 करोड़ रुपया दो, तो ये रॉयल्टी है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉयल्टी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कॉपीराइट मेरे पास है। तो देखिए, तो यहां पे लमसम कंसिडरेशन भी हो सकता है, लेकिन किस लिए, देखो क्या कर रहे हो आप, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, क्या ट्रांसफर कर रहे हो, ऑफ ऑल और एनी राइट, आप कोई ऑल या एनी राइट ट्रांसफर कर रहे हो, इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ द लाइसेंस, किसी को लाइसेंस दे रहे हो इन रेस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला या प्रोसेस और ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी। मतलब कुल मिला के मैं इंटेंजिबल्स बोल सकता हूं। तो आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो ऑल और एनी राइट। ऑल और एनी राइट मतलब लिमिटेड टाइम के लिए। देखो, अगर आपने ऐसा कोई ट्रांसफर कर दिया, पेटेंट किसी को बेच दिया, फिर आप कभी नहीं लोगे वापस, तो वो कैपिटल गेन में जाएगा। बट देयर में भी पॉसिबिलिटी ना, मैंने मेरा पेटेंट आगे वाले को ट्रांसफर किया है 2 इयर्स के लिए या 3 इयर्स के लिए करके, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में भाई साहब वो रॉयल्टी में आएगा, फिर वो रॉयल्टी में आएगा। आप बोलोगे सर आपने ऑल राइट ट्रांसफर किया, यस ऑल राइट ट्रांसफर किया, बट लिमिटेड पीरियड के लिए किया ना भाई, लिमिटेड पीरियड के लिए किए है ना, लिमिटेड पीरियड के लिए किए है ना, तो लिमिटेड पीरियड के लिए किया है तो फिर रॉयल्टी में आएगा। भाई सिंपल सी चीज है, मैंने पेटेंट किसी को बेचा नहीं, बट 2 साल के लिए किसी को यूज करने के लिए दिया है, तो ऑल राइट ट्रांसफर किया बट फॉर द 2 इयर्स, तो लिमिटेड पीरियड के लिए किया है ना, तो उस पर्टिकुलर केस में रॉयल्टी में आ जाएगा। तो देखिए वापस से इस लाइन को पढ़ेंगे, आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑल और एनी राइट किससे रिलेटेड, पेटेंट से रिलेटेड, इन्वेंशन से रिलेटेड, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस, ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है पता है, इंपार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, आपने किसी को इंफॉर्मेशन दी है कंसर्निंग ऑफ द वर्किंग ऑफ और यूज ऑफ पेटेंट और इन्वेंशन और मॉडल और डिजाइन और सीक्रेट फॉर्मूला और प्रोसेस और ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी, और उसके लिए कोई पैसा मिलता है तो वो भी आपके रॉयल्टी में जाएगा। गाइस एक बात बताओ, इंपार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो यूएसए का एक कंपनी है और यूएसए की कंपनी ने आपके साथ में कोई सीक्रेट फॉर्मूला शेयर किया है, बट वो सीक्रेट फॉर्मूला यूज कैसे होगा उसकी इंफॉर्मेशन दी है, वो इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए अगर कोई पैसा मिलेगा तो वो भी तुम्हारे रॉयल्टी में जाएगा। या फॉर एन एग्जांपल उन्होंने क्या किया है, ऐसा कोई नो हाउ दिया कि बाइक बनाने का नो हाउ आपको ट्रांसफर किया, बट वो उसको यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज दैट, वो यूज कैसे करना है। तो भाई साहब जैसे मान लो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला दिया, अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला दिया, दैट इज द सीक्रेट फॉर्मूला, उसके राइट आपको ट्रांसफर किए, बट भाई साहब सच में बनाना कैसा है उसका एक वीडियो बना के दिया और उसके लिए कुछ पैसा मिला, तो वो भी आपका क्या माना जाएगा, रॉयल्टी माना जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड में आपको ये बोलूं, देखो 2 पॉइंट है। पहला क्या है, आपने कोई राइट ट्रांसफर कर दिए, ऑल या एनी राइट ट्रांसफर किया इन पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, अलग इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, और आपको कुछ पैसा मिलता है। या फिर आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंपार्टिंग करते हो कि भाई ये पेटेंट यूज कैसे होगा, मैंने पेटेंट तो दे दिया। भाई एक बात बताओ, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक फॉरेन की कंपनी है, उसने एक पेटेंट बनाया था कुछ दवाई बनाने का, उनके नाम पे पेटेंट है। अब वो पेटेंट आपको दिया 2 साल के लिए, बट वो पेटेंट को यूज कैसे करना है उसके लिए अलग से इंफॉर्मेशन और दी, और उसके लिए जो पैसा उनको मिलेगा दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड इन द रॉयल्टी, वो भी आपका रॉयल्टी में कवर्ड हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट पार्ट बोलता है कि अगर आप यूज ऑफ एनी पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला और प्रोसेस और ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी, आप अगर किसी का पेटेंट यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ एनी पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला और प्रोसेस और एनी ट्रेडमार्क ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, तो भाई साहब उसके लिए जो पैसा मिलेगा वो भी रॉयल्टी में जाएगा। अब आप बोलोगे ये पॉइंट अलग कैसे हुआ, पहले वाले में क्या था, आपको ट्रांसफर हो रहा था पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, दूसरे वाले में इसको यूज करने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, ये तीसरा क्या है, यूज ऑफ पेटेंट क्या है। एक बात बताओ गाइस,
एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, आप इजीली समझ पाओगे। इंडिया में जो जूते बनाती है कंपनी, जिसका नाम है, एग्जांपल के लिए मान लो एक बाटा करके एक कंपनी है जो जूते बनाती है। आपको क्या लगता है बाटा ने अपने जूते पे मर्सिडीज का लोगो लगा सकती है क्या? मर्सिडीज जो गाड़ी बनाती है उनका लोगो हर जूते पे लगा सकती है? उससे पूछना ही ना, गूगल से डाउनलोड करो, गूगल पे डालो कि भाई मर्सिडीज लोगो डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके आप अपने जूते पे लगा लो। कहां उससे पूछना है? क्या उसने कोई ट्रांसफर किया? राइट, कुछ नहीं किया। आप एक बात बताओ, बाटा अपना जूता बनाते टाइम उस जूते पे क्या मर्सिडीज का लोगो लगा सकती है या नहीं? नहीं लगा सकती। कैसे लगा लोगे मर्सिडीज का लोगो? उसके पास उसका पेटेंट है, उसका जो है वो कॉपीराइट उसके पास है। आप अपनी मर्जी से मर्सिडीज का लोगो नहीं लगा सकते करके, ठीक है। अब एक बात समझना, लेकिन बाटा ने मर्सिडीज से टाई अप किया। बाटा ने मर्सिडीज को बोला कि हम बाटा की कुछ एक ऐसी रेंज निकाल रहे हैं, एक ऐसी रेंज निकाल रहे हैं जिसमें हम मर्सिडीज का लोगो लगाएंगे एंड आपको हर जूते पे आपको पैसा मिलेगा। तो आप बोलोगे सर इसमें उन्होंने कुछ ट्रांसफर तो किया ही नहीं है। अब इन्होंने कोई ऐसा राइट सीक्रेट फॉर्मूला कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया, पेटेंट भी ट्रांसफर नहीं किया, कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया, ना उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन गाइस आप जो है वो उनका पेटेंट यूज कर रहे हो और हर जूते पे उनको मान लो 10 रुपीज आप अगर पे करोगे या 50 रुपीज या 100 रुपीज जो भी आप पे करोगे, वो आगे वाले के लिए रॉयल्टी माना जाएगा। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है करके, ठीक है। दैट इज यूज ऑफ एनी पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल। मींस आप उसका पेटेंट यूज कर रहे हो, आपने उससे तो मान लो आपने कौन सा, उन्होंने कोई आपको ट्रांसफर किया था या समथिंग, कुछ नहीं, गूगल पे गए, मर्सिडीज का लोगो लिया, चिपका दिया। ऐसा चिपका सकते हैं क्या? नहीं चिपका सकते। आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन लेने के बाद आपका जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन लेने के बाद ही आप ये कर सकते हो। और उसके लिए अगर आप कुछ पैसा दे रहे हो, आप उसका पेटेंट यूज कर रहे हो, उसके लिए कुछ पैसा दे रहे हो, तो वो भी तुम्हारे रॉयल्टी में आएगा। आगे क्या दे रखा है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इंपार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन देता है आगे वाला बंदा, कंसर्निंग टेक्निकल इंफॉर्मेशन हो सकती है, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन, कमर्शियल, साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस या स्किल, उसके लिए अगर कुछ पैसा मिलता है तो भाई साहब वो पैसा भी रॉयल्टी में जाएगा। इंपार्टिंग एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल, अगर उसका कोई पैसा मिलता है तो वो भी आपको पैसा रॉयल्टी में जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या मान लो होता क्या है इंडिया में, फॉर एन एग्जांपल अभी बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। अब इंडिया में बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, दैट इज मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन बनने वाली है। भाई साहब एकदम बुलेट ट्रेन फटाफट पहुंच जाएंगे। अब हुआ क्या, यहां पे प्रॉब्लम ये आई कि भाई साहब प्रॉब्लम ये आई कि अब ये बुलेट ट्रेन जो जा रही है उसमें बहुत सारी जगह पहाड़ है, बहुत सारी जगह पानी है, उसके अंदर से ले जानी है। अब वहां पे जो कंपनी काम कर रही थी उसको आ गई दिक्कत, क्या यार इसको कैसे करे, फंस गई वो कंपनी कि अब इसका काम कैसे करे। तो उन्होंने क्या किया, जापान की एक कंपनी को बुलाया और उनके 2 टेक्नीशियन को बुलाया, और वो टेक्नीशियन के पास में जोरदार स्किल थी, जोरदार चीजें थी, एक्सपीरियंस है उनका स्किल है, उनका पास्ट रिकॉर्ड है। उन्होंने आके यहां पे और 2 मिनट में वो सॉल्व कर दिया और उसके लिए उन्होंने पैसा चार्ज किया। दैट इज द रॉयल्टी, वो रॉयल्टी में आएगा। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या अभी आपको पता है उत्तराखंड में कहीं काम हो रहा था और उत्तराखंड में वो कुछ वर्कर फंस गए अंदर। अब वहां पे क्या हो रहा था, कुछ भी वो कोई टनल खोद रहे थे और वो टनल के अंदर वर्कर फंस गए। 8-10 दिन तक वो वर्कर वहीं पे रहे। अब वो वर्कर निकल ही नहीं पा रहे, उनको निकाला कैसे जाए पता नहीं। मान लो एक नाइजीरिया से किसी बंदे को बुलाया, उसकी स्किल है, उसने आया फटाफट, उसने बोला कि ये करो, ऐसा ऐसा करो, फटाफट उनको वर्कर को बाहर निकाला, उसको पैसा मिल गया। इट इज कॉल्ड रॉयल्टी, ये रॉयल्टी है। क्योंकि उसने क्या बोला, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल। अगर वो उसने इंपार्टिंग किया और उसके लिए कोई पैसा मिला तो दैट विल ऑल्सो कवर्ड इन द रॉयल्टी। ये भाई साहब रॉयल्टी में कवर हो जाएगा करके, इसको अपन रॉयल्टी में कवर हो जाएगा। ये बोलता है रोड पे एडिडास का टी शर्ट है वो मिलता है ऐसे ही। अब ऐसे तो मिलने में मैं क्या बताऊं भाई, अब कुछ भी मिल सकता है करके, ठीक है। अब एक चीज समझना,
अगला पॉइंट क्या बोलता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज और राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक इक्विपमेंट बट नॉट इंक्लूडिंग द अमाउंट रेफर्ड अंडर सेक्शन 44BB। ये क्या है? ये गाइस, इस पॉइंट में तो ये बोला कि आपने मशीन भाड़े पे दी ना, और वो मशीन का भाड़ा है, वो भी रॉयल्टी है। इन्होंने वही बोला है कि यूज और राइट टू यूज ऑफ एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स अगर आप यूज करते हो, वो इक्विपमेंट्स यूज करते हो, तो वो इक्विपमेंट का भाड़ा मिलता है ना, वो भी रॉयल्टी है। देखो, इक्विपमेंट का जो भाड़ा है, वो भाड़ा मिलेगा, वो भी रॉयल्टी है। एग्जाम्पल के लिए, फॉरेन की एक कंपनी है, वो मान लो एयरक्राफ्ट भाड़े पे देती है, तो एयरक्राफ्ट भाड़े पे दिए और एयरक्राफ्ट का भाड़ा जो मिल रहा है, रेंट, वो भी रॉयल्टी है। रेंट इज ऑल्सो रॉयल्टी, क्योंकि इस पॉइंट में तो यही लिखा है, यूज और राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक इक्विपमेंट। जो भी फ्लाइट दी भाड़े पे, और फ्लाइट का जो भाड़ा मिलेगा, रेंटल इनकम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रॉयल्टी। तो एग्जाम्पल के लिए जो इंडिगो है, वो इंडिगो क्या करता है, इंडिगो फ्लाइट भाड़े पे लेता है फॉरेन से। तो फॉरेन की एक कंपनी है, उसने इंडिगो को फ्लाइट भाड़े पे दे रखी है, और भाई साहब भाड़े पे दे दी। अब उसमें जो भाड़ा मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द रॉयल्टी, ये रॉयल्टी में आ जाएगा। लेकिन अदर देन द सेक्शन 44BB, 44BB को छोड़ के, क्योंकि 44BB एक सेक्शन पीजीबीपी में आई थी, वो सेक्शन अगर याद रहेगी थोड़ी बहुत, तो आपको पता रहेगा, मैंने बताया था कि बहुत बार फॉरेन की कंपनियां ना, वो रिग मशीन भाड़े पे देती है। रिग मशीन मतलब जो प्रोस्पेक्टेशन, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल्स में काम आती है, और उनका जो उनको भाड़ा मिलता है, वो बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, और उस पर टैक्सेबल होता है, और वो इनकम 10% मानी जाती है, कि जितना भी उनको पैसा मिलेगा, उसका 10% इनकम माना जाएगा, तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द रॉयल्टी। तो वो इनकम अगर ऑलरेडी सेक्शन 44BB में कवर हो जाती है, तो वो यहां पे टैक्सेबल नहीं होगी, वो रॉयल्टी में नहीं आएगी। जो रिग मशीन होती है, जो रिग मशीन होती है, रिग मशीन, और मैंने बोला था वहां सेक्शन पढ़ाई थी, 4-5 सेक्शन जो नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड थी। एक तो आपको याद रहेगा, मैंने पढ़ाया था वो एयरक्राफ्ट वाला बिजनेस, के एक शिप वाला, वो इंडिया में आती है चुक 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 चुक, और वो इंडिया में टैक्स भर के जाती है, एंड वो 44BB है, वो 7.5%, 5%, वो उनकी इनकम टैक्सेबल होती थी। वहीं पे एक पॉइंट ये बताया था कि अगर रिग मशीन वगैरह जो है, जो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के प्रोस्पेक्टेशन, एक्सट्रैक्शन में यूज होती है, तो उनको जितना पैसा मिलेगा, 10% इनकम 44BB में जाएगी। तो जो 44BB में टैक्सेबल हो रही है, वो रॉयल्टी में नहीं आएगी। अदरवाइज गाइस, अगर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक इक्विपमेंट किसी को भाड़े पे दिया है, तो उसका जो भाड़ा आएगा, वो भी रॉयल्टी है। आगे क्या दे रखा है, लास्ट पार्ट, ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कॉपीराइट। अगर आपने कॉपीराइट ट्रांसफर किया, आपने लिटरेरी वर्क ट्रांसफर किया, आर्टिस्टिक वर्क ट्रांसफर किया, साइंटिफिक वर्क ट्रांसफर किया, इंक्लूडिंग फिल्म, वीडियो टेप्स फॉर यूज इन कनेक्शन विद द टेलीविजन, और टेप्स और यूज इन कनेक्शन विद द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल, गाइस ये भी आपका रॉयल्टी है। मतलब आपने किसी से, मान लो फॉर एन एग्जांपल, किसी ने आपको कॉपीराइट दिया है। कॉपीराइट का मतलब, एग्जांपल के लिए, एक फॉरेन का ऑथर है जिसका नाम है, मान लो रॉबिन शर्मा, ऐसा कुछ नाम है, रॉबिन शर्मा। उसने कोई मान लो बुक लिखी बहुत बढ़िया वाली। अब रॉबिन शर्मा फॉरेन का ऑथर है, नाम रॉबिन शर्मा है, बट है फॉरेन का ऑथर, एक फॉरेन का ऑथर है, उसने, रॉबिन शर्मा ने कोई बुक लिखी। अब एक बात बताओ, जो बुक लिखी, वो बुक जो है, वो उसने इंग्लिश में लिखी है। अब हुआ क्या कि इंडिया में एक कंपनी है, मान लो रूपा पब्लिकेशन, वो चाहती है रॉबिन शर्मा से कि हम आपकी बुक का ट्रांसलेट करके और इसको मराठी में निकाले, हम इसको गुजराती में निकाले। रॉबिन शर्मा ने बोला, बट उस बुक का कॉपीराइट तो रॉबिन शर्मा के पास है। उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम करो, 4 साल तक आप इसकी कॉपी करके और आप अलग लैंग्वेज में निकाल सकते हो, उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए। तो जो उसको पैसा मिलेगा, उसको जो पैसा मिलेगा, दैट पैसा इज डीम्ड टू, दैट पैसा इज बेसिकली रॉयल्टी, वो रॉयल्टी माना जाएगा। तो बेटा, अगर कोई कॉपीराइट किसी को देता है, कोई लिटरेरी का काम किसी को देता है, आर्टिफिस्ट साइंटिफिक वर्क देता है, कोई फिल्म वगैरह का राइट दे देता है, जैसे फॉरेन की कोई फिल्म थी और इंडिया में मान लो उसको डब करके कुछ बना रहे हैं, और उसके लिए फॉरेनर को कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो भी रॉयल्टी में आ जाएगा करके। एंड गाइस, लास्ट पॉइंट ये बोलता है, रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस इन कनेक्शन विद द एक्टिविटी रेफर्ड इन अबव क्लोजेस।
ये जितने भी क्लॉजेस थे, अगर इसमें जो चीज दे रखी है इससे रिलेटेड अगर और कोई सर्विस भी दी जाती है, उसकी सर्विसिंग की जाती है, तो सर्विस दी जाती है तो वो भी तुम्हारे रॉयल्टी में कवर हो जाएगी। जैसे रिग मशीन जो क्या बोलते हैं फ्लाइट यूज करने के लिए दिया, और फ्लाइट का जो भाड़ा मिल रहा है वो भी रॉयल्टी है। लेकिन अगर फ्लाइट का रिपेयरिंग किया तो रिपेयरिंग करने के लिए जो पैसा मिलेगा वो भी तुम्हारे रॉयल्टी में आ जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? सो दिस एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दे हैव गिवन फॉर द रॉयल्टी। अब गाइस यहां पे एक पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है, पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है नोट्स में कि लमसम रॉयल्टी बाय रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को दिया फॉर सप्लाई ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर along with the computer hardware under the scheme of the central government shall not be treated as deemed to be accrued or arise in India। अब एक बात समझना, ये पॉइंट आया था जब राजीव गांधी इंडिया में कंप्यूटर वगैरह लेके आए। तो देखो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देना इज अ रॉयल्टी। सॉफ्टवेयर का जो पैसा मिलता है ना वो रॉयल्टी है। सॉफ्टवेयर का जो पैसा मिलेगा दैट इज द रॉयल्टी। बट अगर मान लो कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो अलोंग विद द कंप्यूटर हार्डवेयर है, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर है एम्बेडेड, और उसका अगर कोई पैसा मिलेगा तो वो रॉयल्टी में नहीं आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अपन मान लो फॉरेन से कोई कंप्यूटर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको जो पैसा देंगे उसमें कंप्यूटर के साथ में तो सॉफ्टवेयर भी आया है, तो क्या वो लाइक रॉयल्टी में आएगा? नहीं, क्योंकि रॉयल्टी है ना डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाती है उन पॉइंट्स के हिसाब से, तो रॉयल्टी में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां पे एक पॉइंट वही बोलता है कि अगर मान लो कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो अलोंग विद द कंप्यूटर हार्डवेयर है, एम्बेडेड इन द कंप्यूटर हार्डवेयर है, तो उसको सॉफ्टवेयर नहीं माना जाएगा, उसको हार्डवेयर ही माना जाएगा, और उस पर्टिकुलर केस में वो रॉयल्टी में नहीं आएगा। एक बात बताऊं, इससे रिलेटेड एक केस लॉ भी है। आप अगर केस लॉ पे मत जाइए, मैं आपको जो बता रहा हूं आप मेरे पे ध्यान दीजिए इधर करके, ठीक है गाइस? इसमें केस लॉ आएगा, और वो केस लॉ जब आप पढ़ोगे तो आपको मैं वो केस लॉ के बारे में बता देता हूं कि एक केस लॉ है। वो केस लॉ क्या बोलता है, इस केस लॉ को मैंने लिया होगा, बिल्कुल मैंने लिया होगा, एल्काटेल ल्यूसेंट करके एक केस लॉ है, कनाडा की कंपनी है। अब आपको पता है एल्काटेल ल्यूसेंट क्या करती है? कनाडा की कंपनी जो सिम कार्ड बेचती थी, आपके पास मोबाइल रहेगा, उस मोबाइल में एक सिम कार्ड आता है, वो सिम कार्ड बेचती थी एल्काटेल ल्यूसेंट फॉरेन की कंपनी, और इंडिया की कंपनी मान लो एयरटेल, एयरटेल को सिम कार्ड बेचती है। अब एयरटेल जो सिम कार्ड है, छोटी सी सिम कार्ड, वो सिम कार्ड अल्काटेल ल्यूसेंट से खरीदती थी, और अल्काटेल ल्यूसेंट को उसके लिए पैसा देती थी, और भाई साहब, और फिर वो इंडिया में उसको लोगों को सिम कार्ड बेच रहा है, आप लोगों के मोबाइल में सिम कार्ड। अब सिम कार्ड में क्या था पता है तुमको? सिम कार्ड में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी था। अब सिम कार्ड जो है उसमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर के लिए जो पैसा दोगे वो तो आपका रॉयल्टी है, और रॉयल्टी होगी तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, तो टैक्स लग जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हुआ तो भाई साहब वो रॉयल्टी बन जाएगी, और रॉयल्टी बन जाएगी तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। अब इसको लेके गाइस एक केस लॉ आया था अल्काटेल ल्यूसेंट का, और अल्काटेल ल्यूसेंट के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा कि देखो सॉफ्टवेयर जो होता है ना, सॉफ्टवेयर एक अलग चीज होती है, और यहां पे जो सॉफ्टवेयर का क्या अलग से यूज है क्या, इसको केस लॉ को मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाता हूं, बट उससे पहले मैं आपको यहां पे कुछ चीजें बताना चाहता हूं। यहां एक पॉइंट दे रखा है, पहले पॉइंट नंबर 4 है, वो डिस्कस करते हैं कि कंसिडरेशन और राइट टू यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कवर्ड अंडर द रॉयल्टी। ये क्लियरली बोला हुआ है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर जो है, सॉफ्टवेयर जो है वो तुम्हारे रॉयल्टी में आएगा। लेकिन गाइस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रॉयल्टी में आएगा? यस, बिल्कुल रॉयल्टी में आएगा। अब गाइस यहां पे जो ये क्लेरिफिकेशन है ना, ये एक नोटिफिकेशन, ये ऑलरेडी मैं आपको पीजीबीपी के साथ, सॉरी टीडीएस में पढ़ा चुका हूं। जब मैं टीडीएस में 194J पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर एज इट इज खरीदा, 194J जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर है वो रीसेल में खरीदा, जैसे वहां पे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो किसी एक पर्सन ने सॉफ्टवेयर बनाया, उसने किसी बी पर्सन को बेचा, और बी पर्सन से आपने सॉफ्टवेयर एज इट इज खरीदा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन नहीं है, तो आपको इसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। आपको इसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, और ये डिक्लेरेशन देगा कि इसका पहले टीडीएस इसने काट लिया है आगे वाले का जिससे सॉफ्टवेयर खरीदा था, तो आपको इसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ये क्लेरिफिकेशन मैं ऑलरेडी आपको टीडीएस टॉपिक में 194J के साथ में दे चुका था, और मैंने आपको बोला था कि देखो अगर वो सॉफ्टवेयर एज इट इज खरीदते हो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, अगर मान लो हम वो सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हमको उसका आगे वाले का टीडीएस नहीं काटना, ऐसा क्लेरिफिकेशन मैंने आपको वहां पे एक दिया था। तो देखिए क्या दे रखा है,
exempted certain software payment from the applicability of TDS under section 194J, ये TDS से related था. Accordingly, where payment is made by the transferee for acquisition of software from resident transferor, अगर आप resident से खरीद रहे हो तो ही 194J लगेगा, 194J लगेगा, but 194J नहीं लगेगा. कब? Would not be attracted if the software is acquired in the subsequent transfer without any modification by the transferor. Tax has been deducted under section 194J or 195 on the payment of previous transfer of such software, and the transferee obtain a declaration from transferor that आगे वाले ट्रांसफर पे TDS कट चुका है. अब गाइस एक और पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सर यहां पे आप बोल रहे हो टेक्निकल सर्विस का मतलब क्या होता है. तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस को डिफाइन कर रखा है, और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का मतलब कोई भी ऐसी सर्विस जो कि मैनेजरियल सर्विस हो सकती है, कोई भी टेक्निकल सर्विस हो सकती है, कंसल्टिंग सर्विस हो सकती है, वो तुम्हारे एफटीएस में आएगा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस. बट ध्यान रखना, अब आप बोलोगे सर मैनेजरियल सर्विस है, आप बोल रहे हो टेक्निकल सर्विस, कंसल्टिंग सर्विस, वो एफटीएस में आएगा. तो सर जो एम्प्लॉय जॉब करता है वो भी तो मैनेजमेंट सर्विस दे रहा है. अगर किसी कंपनी में सीईओ है तो सीईओ जो काम कर रहा है वो भी तो मैनेजमेंट सर्विस दे रहा है. तो क्या उसकी इनकम वो एफटीएस माना जाएगा? आंसर इज नो. अगर कोई इनकम ऑलरेडी सैलरी में टैक्सेबल होती है तो वो तुम्हारे एफटीएस में नहीं आएगी. अगर कोई चीज है वो सैलरी में टैक्सेबल होती है तो वो तुम्हारे एफटीएस में नहीं आएगी. सैलरी में टैक्सेबल होती है तो वो एफटीएस में नहीं आएगी. तो देखिए एफटीएस को इन्होंने डिफाइन कर रखा है. एफटीएस मींस एनी कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एनी लमसम कंसिडरेशन फॉर द रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजरियल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग ऑफ द सर्विस ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल, मतलब टेक्निकल स्टाफ वगैरह किसी को दे दिया. लेकिन हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड द कंसिडरेशन फॉर एनी कंस्ट्रक्शन, असेंबली और माइनिंग लाइक प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द रिसिपेंट. मतलब आपने किसी को कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विस दी है, असेंबलिंग से रिलेटेड सर्विस दी है, माइनिंग से रिलेटेड सर्विस दी है, और लाइक प्रोजेक्टर अंडरटेकन बाय रिसिपेंट और कंसिडरेशन विच वुड बी इनकम ऑफ द रिसिपेंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, तो वो तुम्हारे एफटीएस में नहीं आएगा. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एफटीएस का मतलब अगर कोई भी आपकी मैनेजरियल सर्विस है, टेक्निकल सर्विस है, कंसल्टेंसी सर्विस है, वो एफटीएस है. लेकिन कौन कौन सी नहीं आएगी? अगर मान लो कोई भी सर्विस है जो कि कोई भी सर्विस है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपने कोई सर्विस दी है, असेंबलिंग से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, या फिर ऐसी कोई सर्विस है जिसकी इनकम आपके सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाती है, तो वो तुम्हारे बेटा सर्विस में नहीं आएगा, एफटीएस में नहीं आएगा. चलो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे, और एक दो क्वेश्चन मैं करा लेता हूं और बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं. ये बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए. सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूं कि सॉफ्टवेयर का जो पैसा मिलेगा वो रॉयल्टी में आएगा. लेकिन गाइस इसमें क्या था, एक सिम कार्ड था. सिम कार्ड इज अ हार्डवेयर, बट उस सिम कार्ड में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर था. सिम कार्ड में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर था. एम्बेडेड मतलब वो सिम कार्ड के अंदर एक इंटरनल सॉफ्टवेयर भी था. तो क्या इसको सॉफ्टवेयर माना जाएगा? आंसर इज नहीं. तो देखिए क्या दे रखा है, फ्लैश आईएनसी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द जापान, एक जापान की कंपनी है, was engaged in the manufacture, trade and supply equipment and service of the GSM cellular radio telephone system. It supplied hardware and software to the various entities in India. Software licensed by SSC embodied the process which is required to control or manage the specific set of activities involved in the business use of its customer, and also made available to its customer who use it to carry out their business activity. The assessing officer contended that the consideration of supply of software embedded in the hardware, जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर एक सिम कार्ड आता है. अब सिम कार्ड जो है उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है थोड़ा सा, क्योंकि सिम कार्ड सीधा नहीं डालने से चलता है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करना पड़ता है. तो क्या ये सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर दिया तो ये रॉयल्टी माना जाएगा, और रॉयल्टी अगर मान लो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी. तो देखिए, एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द एक्शन ऑफ एओ अज्यूमिंग दैट द सॉफ्टवेयर दैट वाज लोडेड इन द हार्डवेयर and embedded in the system does not have any independent existence. उस सॉफ्टवेयर की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है करके. ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे सबसे पहली चीज तो वही बोल रखी है. देखो आधा तो वही एज इट इज क्वेश्चन दे रखा होता है, उसमें उसको चापना रहता है. पहला तो क्या इशू क्या था, कि इशू अंडर कंसिडरेशन इज केस वेदर द कंसिडरेशन फॉर सप्लाई
of software embedded in the hardware would be tantamount to the royalty or not? क्या ये रॉयल्टी मान के उसको रॉयल्टी मान के टैक्सेबल करेंगे या नहीं? तो देखिए सेक्शन 916 बोलती है कि इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय एनी पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट वुड बी डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया वेयर द रॉयल्टी इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी राइट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन यूज्ड और सर्विस यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया और फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। तो गाइस यहां पे वो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब एक बात समझना, for this purpose royalty include transfer of all or any right for use or right to use the computer software irrespective of the medium through which the right is transferred। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो भी रॉयल्टी में आएगा। लेकिन अब यहां पे इस केस लॉ का रेफरेंस दिया है अल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा का एक जजमेंट था इस कंपनी का। The fact of this case are similar to the fact of the Alcatel Lucent Canada wherein the above issue came up before the Delhi High Court। The Delhi High Court observed that the software supplied is an integral part of the GSM mobile telephone system is used by the cellular operator for providing cellular service to its customer where payment is made for the hardware in which software is embedded। मतलब include है, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा घुसा हुआ है बट सॉफ्टवेयर की खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। Software does not have the independent functional existence। No amount could be attributed as royalty। ये royalty नहीं माना जाएगा। Software in terms of section 916। In this case, since the software that was loaded in the hardware or embedded in the system does not have any independent existence, there could not be independent use of the software। Therefore, the rationale of Delhi High Court ruling can be applied to the case in hand। Accordingly, the action of assessing officer in treating the consideration for supply of the software embedded in hardware is treated as royalty is not correct। तो इन सिंपल वर्ड में बताऊं, अगर सॉफ्टवेयर दिया तो भाई साहब अगर आपको सॉफ्टवेयर दिया तो वो रॉयल्टी माना जाएगा, बट अगर हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर इनबिल्ड है तो वो रॉयल्टी नहीं माना जाएगा। चलिए अब एक काम करिए, आज घर पे बैठ के कुछ क्वेश्चन करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूं। आप जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल वाले दूंगा, आपको लगेगा यार सर ये तो आपने एग्जाम्पल में बताया था। क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क। नाइनटीन भी कर सकते, 19 भी कर सकते। फिफ्टीन मत करना, हाँ नहीं 15 रुको 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 रुको, कर सकते हैं 15 भी देख के आना। 14 मत देखना, 14 मत देखना क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है। 14 मत देखना। तो आपको मैंने कितने क्वेश्चन दिए हैं, एक काम करो ना, अगर टाइम मिले तो क्वेश्चन नंबर 14 मत देखना, 15 क्वेश्चन नंबर 16 भी देख ही लेना ना, 16 भी देख ही लेना, 15 16 17 भी देख ही लेना, एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। नहीं आता अपन बात करेंगे, और 18 भी ट्राई कर लेना। तो आपके क्वेश्चन नंबर मैं बताऊं, आपके 15 से लेके 15 16 17 18 19 एंड 20 21 तक, और क्विकली रिवाइज करा के और उसके बाद मैं आगे आपको पढ़ाना चालू करूंगा। गाइस एक बात समझना, हमने पढ़ा था एक सेक्शन 915 दैट इज इंटरेस्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था रॉयल्टी, और उसके बाद हमने पढ़ा था एफटीएस। अब एक बात समझना, जो इंटरेस्ट होता है ना वो कब डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो मैंने बोला था अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, उसने अगर गवर्नमेंट को लोन दिया
और गवर्नमेंट से कोई इंटरेस्ट मिलता है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। नॉन रेजिडेंट ने किसी रेजिडेंट पर्सन को लोन दिया, उसका इंटरेस्ट है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन था कि अगर इसने जो मनी यूज किया है इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और फॉर अर्निंग एनी टाइप ऑफ द इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया इसके हाथ में नहीं माना जाएगा। तीसरा मैंने बोला था कि अगर ये नॉन रेजिडेंट है, इसने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया और उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अगर ये नॉन रेजिडेंट है, उसने उस पैसे को इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन जो खुद कर रहा है उसमें यूज किया है। अब एक चीज समझना, इसके बाद हमने पढ़ा रॉयल्टी एंड एफटीएस। अब रॉयल्टी एफटीएस में हमने क्या क्या पढ़ा तो समझने की कोशिश करना। रॉयल्टी एफटीएस में अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, वो कुछ भी सर्विस देता है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट से रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिलता है, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट ने सर्विस दी किसी रेजिडेंट पर्सन को और उससे अगर रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिला, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यह है कि सर्विस यूज फॉर एनी बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया और फॉर अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। और अगर एक नॉन रेजिडेंट ने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को सर्विस दी और दूसरे नॉन रेजिडेंट ने वो जो सर्विस है वो इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया, तो इसके लिए वो रॉयल्टी एफटीएस का पैसा डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। चलो अपन एक काम करते हैं। पहले क्वेश्चन यह आता है कि सर एक बात बताओ, ये रॉयल्टी एफटीएस अपन इंटरेस्ट को थोड़ी देर के बाद में लेंगे, पहले हम रॉयल्टी एफटीएस को निपटा देते हैं। सर क्वेश्चन यह आता है कि नॉन रेजिडेंट के लिए जो रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिलेगा ये कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा? ये जो रॉयल्टी एफटीएस का नॉन रेजिडेंट को पैसा मिलेगा, ये पैसा कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा? आप हमको ये बता दो कि ये रॉयल्टी एफटीएस का पैसा जो नॉन रेजिडेंट को मिलता है वो कौन सी रेट से टैक्सेबल होता है। तो गाइस उसके लिए हमको चलना पड़ेगा एक सेक्शन पे और उस सेक्शन का नंबर है 115A करके। तो सब लोग इधर ध्यान दीजिए, एक सेक्शन का नंबर है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाने वाला हूं आज, दैट इज सेक्शन 115A करके। और 115A ये स्पेशल टैक्स रेट की बात करता है। ये सेक्शन क्या बोलता है? और ये सेक्शन ये बोलता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि अगर कोई, पहली चीज तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को कुछ भी रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिलता है तो वो कैसे टैक्सेबल होगा? तो अगर उसको कोई रॉयल्टी या एफटीएस का पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल कैसे होगा? तो उसमें दो चीजें हैं। पहली चीज आपको यह देखना पड़ेगा कि वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को जो रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिल रहा है, पहले आप ये बताओ कि उस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में पी है या नहीं है। मींस ये नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, उसने कुछ सर्विस दिया, सर्विस में आज सुबह अपन देखा था पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब दिया, डिजाइन दिया, फॉर्मूला दिया, सीक्रेट कमीशन दिया, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी, वो सब रॉयल्टी एफटीएस में आता है। तो रॉयल्टी एफटीएस का अगर पैसा मिला नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को, पहले आपको यह देखना है कि क्या उसका इंडिया में पी है या नहीं है। तो मान लो हमको पता चलता है कि उसका इंडिया में पी नहीं है, नो पी इन इंडिया। अगर उसका इंडिया में पी नहीं है, नो पी इन इंडिया मींस इंडिया में पी नहीं है। अगर इंडिया में पी नहीं है ना, तो बाबू जो भी रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिलेगा वो सेक्शन 115A में ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। कोई खर्चा वर्चा अलाउ नहीं होगा और सीधा 20% की टैक्स रेट है और 20% से टैक्सेबल हो जाएगा रॉयल्टी एफटीएस इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के हाथ में। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का, सुबह मैंने बताया था रॉयल्टी एफटीएस कब डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता है एंड ऑल, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। अब एक चीज समझना, अगर रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिलता है नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को, तो सर उसका टैक्स रेट क्या रहेगा? तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि उस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में पी है या नहीं। पी मतलब ऑफिस है या नहीं। इंडिया में ऑफिस होना और वहां से कोई सर्विस दी है या सीधा सर्विस दी है। राइट आंसर इज सीधा सर्विस दी है। इनका इंडिया में नो पी, इंडिया में कोई पी नहीं है।
तो रॉयल्टी एफटीएस का पैसा है वो सीधा 20% की रेट से टैक्सेबल कर दो अंडर सेक्शन 115A में, सीधा 20% ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल कर दो, तो ग्रॉस टैक्स रेट है वो आपका 20% का रहेगा और ग्रॉस बेसिस पे आप 20% की रेट से टैक्सेबल कर दो करके। लेकिन सर अगर मान लो इंडिया में पीई है तो क्या होगा? तो गाइस ध्यान देना, अगर ये नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का अगर इंडिया में पी है, पी इन इंडिया, इंडिया में अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो क्या होगा? तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है उस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का, और वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ने कोई सर्विस दी है, पी ने कोई सर्विस दी है, और उससे रिलेटेड रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में गाइज ये सेक्शन 115A है ना, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 115A है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पे फिर क्या होगा, एक सेक्शन लगेगी 44DA जो कि पीजीबीपी की सेक्शन है, और हम पीजीबीपी में छोड़ के आ गए थे, और पीजीबीपी में यह लिखा था कि दैट वी विल डिस्कस विद द नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, और आज वो दिन आ गया जब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। और 44DA क्या बोलती है कि अगर मान लो इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, पी है, और पी ने कोई सर्विस दिया, उसका कोई रॉयल्टी एफटीएस मिल रहा है, तो अगर पी ने कोई सर्विस दिया है और उसका रॉयल्टी एफटीएस मिल रहा है, तो बेटा वो रॉयल्टी एफटीएस आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा पी का। और पी का जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो आपको क्या करना है, यहां डेबिट साइड में जितने भी खर्चे हैं वो खर्चे डालोगे पी के, क्रेडिट साइड में जो पी को रॉयल्टी एफटीएस वगैरह जो मिलता है वो क्रेडिट साइड में जाएगा, एंड गाइस ये जो भी बचेगा ये आपका नेट प्रॉफिट बचेगा, और इस नेट प्रॉफिट पे फिर नॉन रेजिडेंट के लिए नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। मींस ये जो नेट प्रॉफिट होगा ना, ये नेट प्रॉफिट टैक्सेबल हो जाएगा एज पर नॉर्मल टैक्स रेट। तो जो भी आपका नॉर्मल टैक्स रेट रहेगा, नॉर्मल टैक्स रेट मतलब वो नॉन रेजिडेंट अगर इंडिविजुअल वगैरह है, एचयूएफ, एओपी, बीवाई वगैरह, तो उसके लिए स्लैब रेट से। अगर वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी के केस में ये जो पैसा रहेगा, ये जो प्रॉफिट रहेगा, वो आपका 35% की रेट से टैक्सेबल होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज, रॉयल्टी एफटीएस का पैसा जो है वो टैक्सेबल कैसे होता है? तो रॉयल्टी एफटीएस का पैसा फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट को मिला इंडिया से, तो वो टैक्सेबल कैसे होगा? दो पार्ट। क्या उनका इंडिया में पी है? अगर उनका इंडिया में पी है तो इधर जाओ, अगर पी नहीं है तो इधर आ जाओ। अगर पी नहीं है तो रॉयल्टी एफटीएस का पैसा ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल कर दो, 20% की टैक्स रेट है, ग्रॉस बेसिस पे 20% से टैक्सेबल कर दो। लेकिन अगर मान लो पी इंडिया में है, देयर इज अ पी इन इंडिया, इंडिया में पी है, तो उस पर्टिकुलर केस में 115A नहीं लगेगा, और बेटा वो पी का पीएनडल बनेगा और रॉयल्टी एफटीएस नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंडिचर। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंडिचर, जो यहां पे ऑल एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा, दैट विल बी टैक्सेबल एज पर द नॉर्मल टैक्स रेट, नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जो है वो 115A पे चलते हैं और देखते हैं 115A में क्या बोला हुआ है। तो आ जाइए सब लोग, एक बार 115A पे चलते हैं। एनआरआई टैक्सेशन के बाद, एनआरआई टैक्सेशन के बाद 115A में इंटरेस्ट के बारे में बोला है, रॉयल्टी एफटीएस के बारे में बोला हुआ है, इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब अपन बात कर रहे हैं रॉयल्टी एफटीएस के बारे में। तो अगले पेज पे मैंने यहां पे दे रखा है कि रॉयल्टी एफटीएस के केस में क्या होगा। तो देखिए, रॉयल्टी एफटीएस रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिलता है, तो क्या होगा? सबसे पहला किससे मिल रहा है? रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन परसुएंस ऑफ अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट है और गवर्नमेंट से मिल रहा है। या फिर रिसीव्ड फ्रॉम एनी इंडियन कंसर्न as per the agreement made by non-resident foreign company with the Indian concern and agreement approved by central government or it's related to the industrial policy of the government। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि भाई साहब, अगर रॉयल्टी एफटीएस का पैसा नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को मिल रहा है, या तो इंडियन गवर्नमेंट से मिल रहा है इन परसुएंस ऑफ द अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, या किसी भी इंडियन कंसर्न से मिल रहा है और उसके बीच में अग्रीमेंट हुआ है और वो गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट अप्रूव किया है, या फिर इट्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और रॉयल्टी एफटीएस का पैसा नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को मिलता है, तो टैक्स रेट रहेगी 20%।
बट इफ एज पर DTAA रेट इज लोअर देन एज पर दैट रेट, अगर मान लो DTAA का रेट 20% से कम है तो DTAA का रेट है वो प्रिवेल कर जाएगा, और DTAA का रेट मान लो 15% है तो फिर ये रॉयल्टी FTS है वो 15% से टैक्सेबल हो जाएगा। फिर मैंने यहां नीचे कुछ नोट्स दिए, नोट क्या बोलते हैं देखिए, रॉयल्टी FTS रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी हैविंग PE इन इंडिया, अगर उसका इंडिया में PE है तो शैल बी टैक्सेबल एज पर नॉर्मल टैक्स रेट referred section 44DA in the PGBP and not having PE in India then taxable at the rate 20% as per section 115A। अगर इंडिया में PE है तो क्या होगा, तो वो अपन PGBP में चलेंगे और PGBP के कॉम्पैक्ट में देखेंगे। आप मत देखिए, सीधा मैं आपको बता देता हूं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो अपन चलते हैं PGBP में। एंड गाइस अगर आपको थोड़ा बहुत PGBP में अगर मॉड्यूल है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन चलते हैं PGBP में। और PGBP में एक सेक्शन जो थी वो मैंने छोड़ दी थी और मैंने बोला था विल डिस्कस आफ्टर विद NR टैक्सेशन 115A, तो वहां पे वो दिन आ गया और अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं करके, ठीक है। तो चलिए आ जाइए सब लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन ऑन द पेज नंबर 122 में यहां पे मैंने दे रखा है, सब लोग समझने की कोशिश करिए 44DA क्या बोलता है। तो गाइस 44DA देखिए, रॉयल्टी FTS का पैसा मिलता है ऑफ द नॉन रेजिडेंट। तो देखिए असेसी अगर नॉन रेजिडेंट है या कोई फॉरेन कंपनी है, सच असेसी अर्न इनकम, उसको इनकम किस चीज का मिल रहा है, उसको जो इनकम मिल रहा है वो इनकम मिल रहा है आइदर रॉयल्टी FTS का इनकम मिल रहा है इन परसुएंस ऑफ अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू ऑन और आफ्टर 31 मार्च 2003 के बाद मिल रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए कि अग्रीमेंट 2003 के बाद होना चाहिए, उसको छोड़ दीजिए। इन केस ऑफ बिजनेस इट इज कैरिड ऑन थ्रू द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड इन इंडिया, मींस वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में PE है। एंड प्रोफेशन के केस में इट इज परफॉर्म फ्रॉम द फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन सिचुएटेड इन इंडिया। प्रोफेशन के केस में उनका इंडिया में फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन है और फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन है और उसके थ्रू मिल रहा है। अब यहां पे किस चीज का मिल रहा है, राइट प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द रॉयल्टी FTS इज पेड इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच PE, मतलब इंडिया का PE है वो सर्विस दे रहा है, तो बेटा यहां पे PGBP में इनकम आएगा, लेकिन इसमें दो खर्चे अलाउ नहीं होंगे। वो जो PE जो है वो अपना P&L बनाएगा तो डेबिट साइड में सब खर्चे डालेगा, तो डेबिट साइड में खर्चे डालते टाइम दो खर्चे अलाउ नहीं करने। कौन कौन सा, पहला फॉलोइंग आइटम शेल बी डिसअलाउड, पहला एक्सपेंडिचर और अलाउंस विच इज नॉट होली और एक्सक्लूसिवली इंकर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ सच PE और फिक्स प्लेस ऑफ द प्रोफेशन इन इंडिया। अगर कोई खर्चा ऐसा है जो इंडिया के बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मींस नॉट होली एंड एक्सक्लूसिवली इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सच PE और फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एंड दूसरा एनी अमाउंट पेड बाय PE टू इट्स हेड ऑफिस और एनी ऑफ इट्स अदर ऑफिस एक्सेप्ट द रीएंबर्समेंट ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो पहली चीज तो एक बात बताऊं, जब ये PE अपना P&L बनाएगी तो P&L बनाते टाइम डेबिट साइड में ऑल खर्चे आएंगे, ऑल खर्चे आएंगे, लेकिन दो खर्चे नहीं आएंगे। कौन कौन से, पहला तो अगर मान लो कोई भी ऐसा खर्चा है जो नॉट रिलेटेड टू इंडियन PE, नॉट रिलेटेड टू जो इंडियन PE है उसका होली एंड एक्सक्लूसिवली उससे रिलेटेड नहीं है तो वो खर्चा नहीं आएगा। एंड दूसरा अगर कुछ ऐसा अमाउंट है जो इस PE ने क्या किया अपने हेड ऑफिस को दिया है तो वो नहीं आएगा, या किसी दूसरी PE को दिया है तो वो भी नहीं आएगा। तो PE ने हेड ऑफिस को कोई पैसा दिया है तो नहीं आएगा, या फिर किसी दूसरी PE को कोई पैसा दिया है तो वो नहीं आएगा। लेकिन गाइस यहां पे होगा क्या कि अगर एक्चुअल खर्चे का रीएंबर्समेंट है, मान लो फॉर एन एग्जांपल हेड ऑफिस ने आपके लिए कोई एक्चुअल खर्चा किया है और उसका आप रीएंबर्समेंट दे रहे हैं तो वो आपका आ जाएगा। तो यहां पे अपना जो डिस्कशन है वो डिस्कशन ये बोलता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है उसको अगर रॉयल्टी FTS का पैसा मिलता है तो क्या होगा, तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी FTS का पैसा मिलता है तो क्या होगा, अगर उनका इंडिया में PE है तो क्या होगा, PE नहीं है तो क्या होगा, नहीं है PE तो 115A में टैक्सेबल कर दो 20% ग्रॉस रेट से, PE नहीं है तो। बट अगर PE है तो वो PE का PGBP इनकम आएगा और आप एक काम करो P&L बना दो, यहां ले लो और जो इनकम आएगी उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स लगा दो, लेकिन दो खर्चे अलाउ नहीं होंगे। एक तो अगर होली एंड एक्सक्लूसिवली नॉट रिलेटेड टू इंडियन PE तो वो खर्चा अलाउ नहीं होगा, और दूसरा अगर PE ने अपने HO को कोई पैसा दिया या PE ने किसी दूसरी PE को कोई पैसा दिया तो वो अलाउ नहीं होगा। चलिए अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो इसमें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चलिए अपन क्वेश्चन पे चल रहे हैं और क्वेश्चन में एक काम करिए, आ जाइए सब लोग सीधा आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर
27 पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे आप एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूं अगर आपको डाउट आता है तो। एक बार आप ट्राई करिए, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा, कैसे होगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर आपका 27। अब एक और चीज समझना, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका सिर्फ एंड सिर्फ ये रॉयल्टी एफटीएस का ही इनकम है, रॉयल्टी एफटीएस का इनकम है, एंड गाइस उसका अगर टीडीएस कट चुका है, इंडिया में पी नहीं है 115 ए वाला, तो 115 ए सेक्शन में ये रॉयल्टी एफटीएस का इनकम 20% से टैक्सेबल होता है। सिर्फ यही इनकम है इंडिया से, और अगर इस पे टीडीएस कट चुका है तो इनको इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, अगर उनका इंटरेस्ट डिविडेंड क्या होता है अभी समझेंगे, रॉयल्टी एफटीएस का पैसा है और बेटा इसमें ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है, तो इनको फिर है वो इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आप एक काम करिए, फटाफट इस क्वेश्चन को आराम से देखिए। मैं आपको 3-4 मिनट का टाइम देता हूं, आराम से इस क्वेश्चन को रीड करिए और फिर आप सॉल्यूशन देखिए कि इंडिया में पी है तो क्या होगा और इंडिया में पी नहीं है तो क्या होगा करके। ठीक है, चलिए देखिए।
हाँ जी, इसमें 2 पॉइंट। यस सर, इसमें टीडीएस रेट 20% रहेगा। आंसर इज यस, 20%। टीडीएस विल बी एट द रेट 20%। यस, सिंस इट इज टैक्सेबल एट द रेट 20%, सो टीडीएस विल बी द 20% वेयर 115 ए अप्लाई। अगर 115 ए अप्लाई हो रहा है तो तेजस बोल रहा है सर केस 1 में जहां पी नहीं है, is 2 crore amount not taxable, or it is just not mentioned because it is not specifically asked in the, it is not specifically asked in the question. बिकॉज दो अलग अलग क्वेश्चन है ना, ये पहला अलग हो गया फिर दूसरा अलग हो गया, ऐसे मतलब देयर इज 2 क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड दिस इज रिलेटेड टू सेकंड, ऐसे इसके लिए वो नहीं किया। तो तू बोल रहा है पहले में ये क्यों नहीं मर्ज किया। आई एग्री विथ योर पॉइंट, दैट इज नॉट, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन, दैट्स द रीजन। सर पी ने एचओ को अमाउंट पे करा, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। चलो डन, एक काम करता हूं, चलो मैं ही बता देता हूं। लॉर्ड्स आईएनसी, अ ब्रिटिश कंपनी, earn in the previous year 24-25 income by way of fees for technical service 3.2 crore from Yamaha Limited Indian company in pursuance of agreement between the Yamaha Limited and Lord INC entered into the year 2012 which is approved by the central government. Expense incurred for earning such income is 28 lakh. अब guys यहां पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। Examine the taxability of above sum in hands of the Lords INC as per the provision of the Income Tax Act and requirement if any to file the return of income or not. Assume Lords INC does not have a permanent establishment in India. तो ये पहला क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया, ये पहला क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया। तो गाइस यहां पे सीधी सी बात है कि आपका जो 3.2 करोड़ है, दैट 3.2 करोड़ विल बी टैक्सेबल एट द रेट 20%। तो यहां पे 3 करोड़ है वो 20% की रेट से टैक्सेबल होगा। सरचार्ज है, देखो आपकी इनकम जो है वो 1 करोड़ से लेके और 10 करोड़ के बीच में, तो फॉरेन कंपनी है लॉर्ड्स आईएनसी, तो उसके केस में 2% का सरचार्ज लगेगा एंड 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। और अगर उनकी यही इनकम है तो उस पर्टिकुलर केस में इनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है और इनका जो टीडीएस काटा जाएगा वो आपका 21.216% की रेट से काटा जाएगा। जिस रेट से टैक्सेबल हो रहा है उसी रेट से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। एंड गाइस टीडीएस अगर कट जाता है, इसका टीडीएस कौन सी सेक्शन में कटेगा, यहां पे टीडीएस है वो 195 में कटेगा। तो आपको चाहिए तो लिख लीजिए कि टीडीएस जो कटेगा वो 195 में कटेगा। अब जो ये क्वेश्चन है ना, इसके लिए फिर दूसरे का आंसर है। तो भाई साहब ये जो है ये फिर अलग क्वेश्चन है, यू कैन से दैट करके, ठीक है। तो देखिए, if the Lords INC has a permanent establishment in India and the contract agreement with the Yamaha Limited is renting technical, अगर PE है तो क्या होगा, तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस ये ले लोगे, आपका जो एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर अर्निंग सच इनकम वो ले लोगे, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अदर इंडियन कंपनी, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है करके, यू कैन से दैट जो सेकंड वाले पार्ट में ही है, तो वो 2 करोड़ है वो भी आपका क्रेडिट में आ जाएगा। एक्सपेंसेस है वो आपका लेस हो जाएगा। एक्सपेंसेस नॉट होनली एंड एक्सक्लूसिवली है वो आपका अलाउ नहीं होगा करके, ठीक है। एंड उसके बाद अमाउंट पेड टू पी टू जो एचओ है नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ रीएम्बर्समेंट ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, तो ये भी आपका नहीं आएगा। तो कुल मिला के ये दोनों लेस हो जाएगा, जो बचेगा वो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। एंड गाइज यहां पे टैक्स रेट आपकी 35% रहेगी। टैक्स निकालने को नहीं बोला है क्या, यहां पे क्या बोला था, दैट इज ठीक है। व्हाट आर द अदर रिक्वायरमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट इन दिस केस, तो बेटा आपको जो है फिर आपकी ऑडिट भी करानी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह है वो भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी करके, ठीक है। तो चलिए यहां पे फिर आपका नॉर्मल पीजीबीपी का इनकम हो जाएगा, नॉर्मल जो है वो आपका पीजीबीपी का इनकम हो जाएगा। और इसमें जो टैक्स रेट क्या रहेगी, तो जो भी आपकी इनकम रहेगी, आप चाहिए तो यहां पे लिख लीजिए कि टैक्स रेट आपकी रहेगी, दैट टैक्स रेट इज 35% फॉर फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के लिए 35% की रेट से टैक्स रेट रहेगा। चलिए डन।